नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्टोरी को शुरू करके अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी रहने वाली है और अगर आप बीच बीच में यूँ डिस्टर्ब होते रहे तो कहानी का जो भाव मैं आपके लिए तैयार करने की कोशिश करने वाला हूँ वो पूरा फ्लो बीच में ही टूट जाएगा और कहानी का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी बार आपको अपना परिचय बता चुका हूं, लेकिन मुझे आपके बारे में कोई पता नहीं है। तो मैं स्टोरी शुरू करूं उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना पूरा नाम, आप कहां से कहानी सुन रहे हैं, उस जगह का नाम और कितने टाइम से आप हॉरर स्टोरीज को सुनते आ रहे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपसे मेरा जुड़ाव और गहरा हो सके। साथियों, आज की हमारी स्टोरी हैदराबाद की रहने वाली रिया की है, जो एक मनमौजी स्वभाव की लड़की है। उसकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है। वो सुबह कॉलेज जाती है, शाम को लाइब्रेरी जाती है, अपने दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने निकल जाया करती हैं और उसकी एक खास फ्रेंड है अनीता। उसके साथ वो बढ़िया गपशप करती है। वहीं अनीता का एक भाई है अक्षय, जो रिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है। रिया और अक्षय की बॉन्डिंग आपस में खूब बनती है क्योंकि दोनों को ही रहस्यमयी, डरावनी और चौंकाने वाली कहानियां पढ़ना अच्छी लगती है। इसलिए काफ़ी बार ये दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठकर ऐसी कहानियों पर चर्चा करते थे और जब ये दोनों डरावनी बातें किया करते थे तो अनीता उनकी बातें सुनकर डर जाया करती थी। लेकिन जिन कहानियों को ये दोनों सुनकर आपस में आनंद लेते थे, उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ यह हादसा कभी सच में भी हो सकता है। तो रिया और अक्षय एक बार ऐसे ही किसी हादसे में फंस जाते हैं जहां से इनकी जिंदगी बहुत बुरे भयानक दौर में फंस जाती है। तो स्टोरी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार मेरे से कहानी सुनने के लिए आए हैं तो बेशक सुनिए, और मैं तो कहता हूं कि ये कहानी ही क्यों बल्कि चैनल पर और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनको भी सुनिए। और जब आपका मन अच्छे से भर जाए कि वाकई में आपको क्वालिटी वाला कंटेंट मिल रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, कमेंट करके अपना नाम मुझे ज़रूर बता देना। मैं कमेंट्स का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ। तो चलिए अब आगे की कहानी रिया के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं रिया और जैसा कि आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले ही मिल ही चुका है, तो मैं डायरेक्ट स्टोरी शुरू करती हूं और फिर स्टोरी के बीच में ही आपको धीरे धीरे अपना और परिचय भी देते जाऊंगी। बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कई साल पहले हमारे साथ कुछ अजीब और डरावनी सी घटना घटी थी। आज भी उस किस्से को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन समय और माह मुझे याद है। जनवरी का समय था। मुझे सर्दियों में घूमना फिरना पसंद है, तो अक्सर हम सहेलियां पहले से ही योजना बनाकर सब कुछ तय कर लिया करते थे। उस दिन भी मैंने और मेरी सहेलियों ने घूमने फिरने का मन बनाया था। जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले से ही तय कर लिया करते थे, तो हमने उस दिन अगली सुबह किसी एक सहेली के घर मिलने और वहीं से आगे जाने का सोचा, जैसा कि हम अक्सर करते थे। सुबह के 9 बजे के करीब सब मेरे घर से ही रवाना हो गए। पूरा दिन काफ़ी जगह घूमे फिरे, गपशप की, फिल्म देखी, बहुत सारी शॉपिंग की, जैसा कि अक्सर लड़कियां करती हैं। सर्दियों का समय था तो शाम होने वाली थी। हल्का अंधेरा और धुंध छाने लगी थी। वैसे तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात बीती घटना ने मेरे नज़रिए को बदल दिया। दरअसल हुआ यूं कि सब घूम फिरकर और खा पीकर थक चुके थे। अंधेरा और सर्दी भी समय के साथ बढ़ रहे थे, तो सबने वापस घर चलने का सोचा। कुछ सहेलियां एक साथ चल दी, कुछ मेरे साथ थी। उनके घर ज़्यादा दूर नहीं थे, तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा घर पहुंचने में। मेरा घर काफ़ी दूर था, तो मैंने कुछ दूरी पैदल चलने की सोची। अब तक अंधेरा काफ़ी घना हो चुका था और सर्दी भी धुंध के साथ बढ़ रही थी। अब तक सब सामान्य चल रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि सड़क पर मैं अकेली ही चल रही थी। सड़क पर धूधम होने बावजूद भी
अच्छी खासी रोशनी पड़ रही थी। चलते चलते मैं काफी रास्ता तय कर चुकी थी, लेकिन अभी भी मैं घर से काफी दूर थी। अब तक धुंध काफी गहरी हो चुकी थी। मुझे अजीब बात यह लगी कि उस सड़क पर चलते हुए मुझे लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उस बीच वहां से कोई गाड़ी नहीं निकली और न ही कोई इंसान दिखा। ऑटो न मिलने के कारण अब तक काफी पैदल चलना पड़ रहा था। कोई ऑटो न आते देख मैंने बाकी का रास्ता पैदल चलना जारी रखा। काफी देर तक चलते रहने से मैं काफी थकने लगी थी। धुंध और सर्दी काफी गहरी हो चली थी। सड़क पर पड़ रही रोशनी भी अब गहरी हो रही धुंध में हल्की हो चली थी। रास्ता जाना पहचाना होने के कारण धुंध में भी मैं रास्ता पहचान पा रही थी। कुछ देर और चलने के बाद मैंने ध्यान दिया कि सड़क पर पड़ रही रोशनी काफी पीछे रह चुकी थी। अंधेरा और सर्दी अब काफी बढ़ गई थी। रास्ता अब धुंधला दिखने लगा था। ताज्जुब की बात यह है कि काफी देर चलते रहने के बावजूद मैं अभी तक घर से काफी दूर थी। मैंने कदम धीमे करके धुंध में रास्ता पहचानने की कोशिश की, पर मुझे अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ पा रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इस स्थिति में आगे चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मेरे मोबाइल की चार्जिंग पहले ही खत्म थी, तो मदद के लिए किसी को बुलाया नहीं जा सकता। आसपास धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी समय गुजर रहा था तो मैंने उसी सड़क पर चलना जारी रखा। अब सर्दी और धुंध की वजह से उस सड़क पर चलना मुश्किल लगने लगा था। ज्यादा समय गुजरने की वजह से भूख और थकान भी लगने लगी थी। कुछ मिनट की दूरी तय करने के बाद मुझे याद आया कि मैं हमेशा अपने पर्स में एक छोटी टॉर्च और माचिस हमेशा रखती हूँ। मैंने वो छोटी टॉर्च निकाली। उसमें छोटी सी बैटरी थी। टॉर्च छोटी थी तो रोशनी भी ज्यादा नहीं थी और धुंध ज्यादा गहरी थी। हाँ, लेकिन फर्क इतना जरूर पड़ गया था कि अब मैं रास्ता देख पा रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई तो वो रास्ता मुझे जाना पहचाना नहीं लगा। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट के साथ डर भी लगने लगा था। मैंने सोचा शायद मैं धुंध में रास्ता भटक गई हूं। टॉर्च की मामूली रोशनी के सहारे आसपास अभी कुछ कदम आगे रखे ही थे कि लगा कोई पीछे से गुजरा है। मुझे किसी के होने का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो गहरी सफेद धुंध जो रात के अंधेरे में काली भयानक लग रही, उसके सिवाय कुछ नहीं था। अपने डर पर काबू रखते हुए मैंने खुद को समझाया कि कोई जानवर होगा। रात काफी हो चुकी थी। सर्दी और अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मैं अब तक घर नहीं पहुंची। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सफेद धुंध काले साए की तरह लगने लगी थी। जैसे तैसे मैं हिम्मत करते हुए उस डरावनी रात में कदम उठाए चल ही रही कि किसी के होने की आहट महसूस हुई। मैंने रुक कर देखा, कोई नहीं था। मैं अपने मन को समझा ही रही थी कि शायद यह मेरा वहम ही है। कोई इतनी सर्द रात में यहाँ कैसे होगा? लेकिन हो सकता है मेरी तरह कोई और भी रास्ता भटक गया हो। फिर यह सोचकर आगे कदम बढ़ाना सही समझा कि कहीं कोई चोर उचका न हो। अभी यह सोच ही रही थी कि एक गर्म हवा का झोंका चेहरे से टकराया। उस समय मुझे इतना तो समझ आ गया था, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी सर्दी में गर्म झोंका कहां से और कैसे आया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ खास साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं इस बात से काफी डर गई थी कि कुछ है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस जरूर हो रहा है। अपने डर के साथ आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। चलते चलते काफी समय हो चुका था। लगातार चलते रहने से अब पैर काफी दुखने लगे थे। कदम अब धीमे पड़ने लगे थे। तो सोचा कि कुछ मिनट कहीं रुका जाए, थोड़ा पैरों को आराम मिले, फिर आगे चला जाएगा। यही सोचकर मैंने छोटी टॉर्च घुमाई, आसपास नजर डाली, लेकिन सिर्फ घने अंधेरे के कुछ और नहीं दिख पा रहा था। मुझे वहीं पर एक पत्थर नजर आया। मैं बिना समय गवाए वहां उस पत्थर के ऊपर बैठकर सोचने लगी कि यह सब हो क्या रहा है। अभी सोच ही रही थी कि फिर वही आहट सुनाई दी। फिर वही गर्म हवा का झोंका बिल्कुल पास से निकलता हुआ महसूस हुआ था। अब कुछ लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर नजर डाली तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक मेरी नजर अपने से थोड़ी दूर मुझे कुछ नजर आया। मैंने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की तो मुझे कोई धुंधला साया नजर आ रहा था।
डर के मारे इतनी सर्दी में भी पसीने आने लगे थे। मैं चाहकर भी उस परछाई पर से नजर नहीं हटा पा रही थी। शरीर मानो जम गया हो। अचानक वो साया गायब हो गया। मैंने नजर इधर उधर घुमाई तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे ही पल वो साया बिल्कुल चेहरे के आमने सामने था, इतना करीब कि अंधेरे में भी साफ साफ दिख पा रहा था। उसकी गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि यह साया काफी समय से पीछा कर रहा था और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने हिम्मत करके आंख खोली और इधर उधर देखा तो वो साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी मौजूदगी के एहसास से ही शरीर डर से जम रहा था। मैंने बिना समय गवाए वहां से निकालना ही ठीक समझा। उस अंधेरे में छोटी सी टॉर्च की रोशनी के सहारे तेजी से चलने लगी। उस साए की आहट उस माहौल को और डरावना बना रही थी। गर्म हवा उस साए के पास होने का एहसास दिला रही था। डर की वजह से थकान भी अब महसूस नहीं हो रही थी। पैदल चलते समय यही मन में आ रहा था कि जल्द से जल्द ये रास्ता खत्म हो जाए और मंजिल मिल जाए। अचानक चलते चलते महसूस हुआ कि मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा। डरते हुए रोशनी अपने पैरों की तरफ करके देखना चाहा तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे नजर आया कि मेरा शरीर मानो हवा में चल रहा हो। इससे पहले कि कुछ समझ आता कोई चीज टकराई। टकराव बहुत जोर का होने के कारण मैं वहीं ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। मुझे यकीन हो गया कि यह साया मुझे मारकर छोड़गा। फिर भी डरते हुए टॉर्च खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन टॉर्च और पर्स नहीं मिल पाए। अब उस टॉर्च की रोशनी का भी सहारा न था। सिर्फ थी तो ठिठुरती सर्दी और चारों तरफ घना कोहरा समेटे हुए अंधेरा। हिम्मत करते हुए चलने की कोशिश करी ही थी कि पैर के दर्द से चीख निकल गई। शायद पैर में चोट लग गई थी, शायद चोट ज्यादा लग गई थी, खून भी निकला हो। अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख पा रहा था। अभी कुछ कदम रखने की कोशिश की ही थी, फिर से अपने को हवा में महसूस किया। दोबारा उसी साए की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अब डर और दर्द से शरीर जम चुका था। अपनी मौत सामने दिख रही थी। मन में ख्याल आया कि अच्छाई बुराई एक साथ चलती है। यही सोचकर अपने ईश्वर का स्मरण किया और ईश्वर का मंत्र जो उस समय मुझे याद था उसका जप मन में जोर से शुरू कर दिया। फिर एक जोर का टकराव हुआ और जमीन पर आ गिरी। इसके बाद आंख खोलकर देखी तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आया, उसके आगे याद नहीं। जब आंख खुली तो सामने घर वाले थे। शायद बेहोश हो गई थी। ताज्जुब की बात यह है कि घड़ी में उस समय सिर्फ 8 बज रहे थे, उसी दिन जिस दिन हम सहेलियां घूमने गए थे। पूछने पर पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर से किसी ने कॉल किया था कि पास के एक पुराने खंडहर कब्रिस्तान में एक लड़की बेहोश पड़ी है। शायद सर्दी की वजह से बेहोश हो गई है। लेकिन मैं वहां पहुंची कैसे? शायद मैं धुंध और रात के अंधेरे में रास्ता भटक गई थी। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि चार्जिंग खत्म होने की वजह से मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया था। फिर कॉल किसने की थी? फिर रात में बीता हुआ सारा घटनाक्रम याद आने लगा। याद आया कि पैर में चोट लगी थी जिसके कारण चल नहीं पाई थी। लेकिन ये क्या, पैर में तो कोई चोट का निशान था ही नहीं। हल्की सी मौच या दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है? मानो मैंने जागती आंखों से कोई सपना देखा हो। सब सच या सपना? क्या वो साया सच में था? क्या वो वापस आएगा? मेरे मन में विचार आना थम नहीं रहे थे। काफी टाइम बीतने के बाद मैं सोने ही जा रही थी कि मुझे वही जानी पहचानी आहट सुनाई पड़ी। वही गर्म हवा का झोंका छू कर निकल गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने रात में बीती घटना को भुलाने की कोशिश करते हुए वही मेज पर रखी किताब उठा ली और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख कुछ देर से खुली। देर तक पढ़ने की वजह से और रात में बीते घटनाक्रम से काफी थकान महसूस हो रही थी। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो 7 बज रहे थे। याद आया कि मुझे तो कॉलेज जल्दी जाना था क्योंकि लाइब्रेरी से कुछ किताबें जारी करवानी थी। इसलिए वक्त न गवाते हुए जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने चली गई। माँ ने आवाज देते हुए मुझे रोकने की कोशिश की कि आज आराम करो, थकी हुई लग रही हो।
पर मैं ज़रूरी काम है बोलकर फौरन घर से निकल गई। कॉलेज पहुंचकर मैं सीधी लाइब्रेरी पहुंची और वहां पर किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गई। अचानक मेरी दोस्त अनीता वहां पहुंच जाती है। रिया रिया कहाँ खोई हुई हो, ऐसा क्या पढ़ रही हो? ऐसा कहते हुए अनीता ने किताब छीन ली। ऐसा क्या है इन किताबों में जो तुम पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाती हो? इस पर मैंने कहा कि वो इसलिए कि मुझे रहस्यमयी, रहस्य भरी, रोमांचक और जादुई कहानियां पढ़ना पसंद है। इस बात पर अनीता कुछ न बोल सकी क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के साथ लाडली भी हूं, जबकि अनीता संयुक्त परिवार में रहती थी। अनीता का एक भाई था, अक्षय। अनीता की तरह अक्षय भी मेरा अच्छा दोस्त था। हम सब एक ही स्कूल में पढ़े थे, अब एक ही कॉलेज में भी एक साथ पढ़ रहे थे। अनीता मेरी अच्छी सहेली थी, फिर भी उसकी रुचि किताबों में नहीं थी। इसके विपरीत अक्षय की रुचि किताबें पढ़ने में थी। तभी तो वो आज लाइब्रेरी मुझसे पहले पहुंच गया था। अक्षय और अनीता को किसी के यहाँ जाना था तो वो कॉलेज से जल्दी घर चले गए थे। मैं भी घर जल्दी लौट आई थी और थके होने के कारण सो गई थी। शाम का समय हो चला था। माँ की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। माँ चाय मेज़ पर रखकर चली गई थी। मैंने उठकर चाय का कप उठाया और वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क पर सर्दी की वजह से इक्का दुक्का ही कोई आदमी दिख रहा था। हल्की धुंध के साथ अंधेरा फैलने लगा था। तभी मेरी नज़र एक तरफ पड़ रही छाया पर पड़ी। इंसान की आकृति से अलग इतनी विशाल छाया किसकी हो सकती थी? मेरा दिल धक से बैठ गया। मैंने तुरंत खिड़की का पर्दा गिरा दिया। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाकर वापस वहीं देखा, पर वहां कोई साया नहीं था। आश्चर्य से सोचते हुए वापस पर्दा गिराकर मेज पर रखी चाय पीने बैठ गई थी। फिर लाइब्रेरी से लाई किताबें देखने लगी। एक किताब निकाल के पढ़ने बैठ गई। काफी टाइम बाद माँ की आवाज सुनकर ध्यान टूटा। वो खाने के लिए बुला रही थी। खाना खाकर वापस कमरे में आकर किताब पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात को अचानक मेरी नींद गर्मी बढ़ने और घुटन की वजह से खुल गई थी। मैंने उठकर रूम हीटर बंद कर खिड़की थोड़ी खोल दी और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। फिर पता नहीं कब वहीं बैठे हुए आंख लग गई। फिर एहसास हुआ कि पानी की बूंदें चेहरे पर गिर रही है, मानो बारिश की बूंदें हों। मेरी आंख खुल गई थी। देखा तो चारों तरफ अंधेरा था, ठंड भी काफी बढ़ गई थी। मैं उठकर खिड़की बंद करने गई तो किसी चीज से टकराकर गिर गई। मैंने झुककर देखा तो कोई पत्थर लगा, लेकिन कमरे में पत्थर कहां से आएगा? ध्यान से देखा तो होश उड़ गए। वो वही पत्थर था जिस पर मैं उस रात बैठी थी। आसपास गौर किया तो समझते देर नहीं लगी कि यह एक कब्रिस्तान है और जिस पत्थर से मेरा पैर लगा था वह कोई कब्र थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? यह सपना है या हकीकत? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तेज बारिश के साथ कोहरा और भी घना हो गया। बारिश में भीगने की वजह से मुझे तेज सर्दी लगने लगी थी। तभी किसी के पुकारने की आवाज आई, रिया! मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी डरावनी आंखें मुझे घूर रही थीं और गर्म हवा के झोंके माहौल को भयानक रूप दे रहे थे। तभी फिर से आवाज आई, रिया! अचानक आंख खुली तो देखा माँ सामने खड़ी थी। मन में सोच ही रही थी कि माँ यहाँ कैसे आई। उससे पहले ही माँ ने पूछ लिया कि कुर्सी पर क्यों सो रही हो और खिड़की इतनी सर्दी में खुली क्यों रखी है। मुझे हैरान देखकर माँ बोली, क्या हुआ? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद पढ़ते हुए यही सो गई थी। माँ ने खिड़की बंद करी और सोने चली गई। मैंने गौर किया कि मेरे कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, लेकिन माँ को क्या मेरे गीले कपड़े नहीं दिखे? अगर यह सपना था तो सर से लेकर पांव तक कपड़े भीग कैसे सकते हैं? भीगे हुए कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आ ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई थी। मैं घबराकर बाथरूम से बाहर आ गई और अपना मोबाइल खोजने लगी। मोबाइल अंधेरे में न मिलने की वजह से दराज में रखी मोमबत्ती जला ली थी। मैंने सामने लगे आईने पर गौर किया कि वही साया ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैं उसे अब साफ साफ देख पा रही थी। उसकी वही डरावनी आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरे बालों को छू रही थी। मुझे अब यकीन हो चुका था कि ये कोई सपना या वहम नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती,
एक जोर का धक्का लगा और मेरा सर पीछे दीवार से जा टकराया। जब आंख खुली तो सर दर्द से फटा जा रहा था। सुबह हो चुकी थी। कमरे से बाहर आकर माँ को कॉफी के लिए बोलने चली गई। माँ ने सर पर हाथ रखकर देखा तो तेज बुखार था। आज की कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए दवाई खाकर वही सोफे पर आराम करने लगी। लेकिन रात की घटना से यकीन हो चला था कि यह कोई वहम नहीं था। सोच में पड़ गई थी कि वो साया चाहता क्या था, कहाँ से आया था। थोड़ी देर बाद बुखार उतर गया तो मैं नाश्ता खाकर कमरे में आराम करने चली गई थी। अगले दिन मैं ठीक महसूस कर रही थी तो मैंने कॉलेज जाने का सोचा। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं और अनीता कॉलेज की कैंटीन में चले गए। थोड़ी देर बाद अक्षय भी वहां आ गया। अक्षय पिछले साल बीती किसी घटना की बात कर रहा था। हम दोनों को ही, खासकर मुझे, ऐसे किस्से सुनने की बड़ी जिज्ञासा होती थी। अक्षय खंडहर कब्रिस्तान की तरफ जा रही सुनसान सड़क के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि उस सड़क पर दिन में भी चहल पहल नहीं होती थी। शाम के समय वो सड़क सुनसान होने की वजह से और भी डरावनी लगती थी। उस सड़क के बारे में काफी अफवाहें फैली हुई थी, इसलिए लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। कुछ साल पहले एक प्रेमी जोड़ा उसी सड़क से गुजर रहे थे, जिनके नाम विमल और हेमलता थे। वो लोग इस सड़क के बारे में फैली बातों से अनजान थे। हेमलता की लाश संदिग्ध हालत में कब्रिस्तान में मिली थी और विमल बेहोशी की हालत में सड़क पर पाया गया था। होश आने पर उसने बताया कि दोनों उसी सड़क पर मोटर बाइक से जा रहे थे। दूसरे रास्ते पर जाम की वजह से इस सड़क से शॉर्टकट ले लिया था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मौसम और मूड दोनों अच्छा था, इसलिए बातें करते जा रहे थे। आसपास की खामोशी का लुत्फ उठा रहे थे कि हेमलता को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी, जबकि विमल को कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। हेमलता ने बाइक रुकवाई और सड़क से थोड़ी दूर अंदर जा रहे एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता बहुत खराब था और विमल को कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, तो विमल ने हेमलता को वापस चलने को कहा। इस पर हेमलता नाराज होते हुए बोली कि तुम कितने स्वार्थी हो। एक बच्चा शायद इस सुनसान रास्ते पर भटक गया है और रो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम हो कि। विमल कुछ न बोल सका और वही बाइक खड़ी करके साथ चलने लगा। रास्ता काफी खराब था। हेमलता और विमल चलते हुए एक पुराने खंडहर हो चुके कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। विमल ने कहा, लगता है कि काफी पुराना खंडहर कब्रिस्तान है, शायद यहां कोई जाता जाता नहीं। हेमलता ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि शायद उस तरफ से आवाज आ रही है। अब तक जो आवाज विमल को नहीं सुनाई दी थी, वो पहली बार विमल को सुनाई पड़ी। विमल ने गौर से चारों तरफ देखा और हेमलता से कहा, शायद तुम ठीक कह रही थी, यहां कोई बच्चा रास्ता भटक गया है। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज पास सुनाई पड़ रही थी। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चलने पर उन्हें वहां एक पुराना घर दिखा। दोनों ने गौर किया, आवाज उस घर से आ रही थी। दोनों आगे उस खंडहर घर की तरफ बढ़ने लगे। अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए वो उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। वहां दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला अटका हुआ था। बच्चे की लगातार रोने की आवाज आ रही थी। विमल ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कोई बच्चा नजर नहीं आया। हेमलता ने ताला हटाया और घर के अंदर दाखिल हो गई थी। घर में चारों तरफ नजर घुमाई तो लगा शायद कोई खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। चूल्हे में आग अभी भी सुलग रही थी। तभी उनका ध्यान एक टूटी चारपाई के एक तरफ बंधे मैले कपड़े से बने झूले पर गया। बच्चे के रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। हेमलता ने भागकर उस झूले में झांक कर देखा। एक नन्हा बच्चा उसे नजर आया। उसने फट से उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा अब शांत हो गया था। विमल ने कहा, शायद यह बच्चा यहीं रहता है, इसका परिवार आसपास ही होगा, हमें अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है और शाम होने वाली है। इस पर हेमलता ने कहा, हाँ शायद यह बच्चा यही रहता है, लेकिन हमें इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमें इसके परिवार का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ताज्जुब की बात है, इतने छोटे बच्चे को कोई अकेला कैसे छोड़कर जा सकता है। विमल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिला दिया। हेमलता और विमल मंगेतर थे। विमल को पता था हेमलता अब बच्चे को छोड़कर जाने वाली नहीं थी। हेमलता को बच्चे बहुत पसंद थे।
घर के आसपास के सभी बच्चों की चाहती थी। हेमलता खुद भी बच्ची बन जाती जब बच्चों के साथ होती। उसके इसी भोलेपन और मासूमियत की वजह से ही विमल ने अपने घर शादी का प्रस्ताव रखा था। दोनों परिवारों की खुशी से मंगनी भी हो गई थी और जल्द ही शादी भी होने वाली थी। हेमलता की गोद में बच्चा खुश लग रहा था। इस पर छेड़ते हुए विमल ने हेमलता को कहा कि अरे वाह मैडम, चला दिया इस पर भी जादू, मेरी तरह इस पर भी तुम्हारा जादू छा गया। ये सुनकर बस हंस दी हेमलता। काफी देर हो चुकी थी, हल्का अंधेरा छाने लगा। उस घर में रहने वालों का कोई अता पता नहीं था। हेमलता ने विमल से कहा, थोड़ी देर और देख लेते हैं, नहीं तो फिर इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और कल दिन में वापस आकर इसके परिवार को ढूंढ लेंगे। विमल को यह बात ठीक लगी। विमल ने कहा, मैं आसपास देखता हूं, कोई आता हुआ दिख जाए। हेमलता ने हाँ में सर हिलाकर विमल को ज्यादा दूर जाने से मना किया। बच्चा रोने लगा था, शायद भूख लगाई थी। हेमलता आसपास खाने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन बच्चे के खाने के लायक कुछ नहीं मिला उस घर में। हेमलता सोचने लगी कि विमल के वापस आते ही निकल जाते हैं इस जगह से, और कल वापस आकर इस बच्चे के घर वालों को ढूंढना ही ठीक होगा। विमल आसपास देखने लगा, शायद कोई दिख जाए, लेकिन सिवाय धुंधम और गिर रहे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। विमल वापस आ ही रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। उस चीख पर गौर किया तो वो हेमलता की चीख लगी। तभी विमल हेमलता के पास उस घर की तरफ दौड़ा। वापस आकर हेमलता को देखा तो हेमलता का रगम सफेद पड़ गया था, मानो कांटों तो खून नहीं। हेमलता के हाथ और झूले में बच्चे को ना देखकर विमल ने पूछा, क्या हुआ, चीखी क्यों, और वो बच्चा कहाँ है? हेमलता ने डरते हुए एक तरफ हाथ से इशारा करते हुए कुछ दिखाया। उसे देखकर विमल के होश उड़ गए थे। वो बच्चा जिसे उसने हेमलता के हाथ में जीता जागता देखा था, सिवाय कंकाल के कुछ नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था मानो कोई सपना हो। विमल ने पास जाकर उस कंकाल को देखा तो कंकाल किसी बच्चे का ही लग रहा था। विमल ने हेमलता का हाथ पकड़ते हुए कहा कि यह जगह ठीक नहीं लग रही है। इससे पहले कि कोई मुसीबत आए, जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। कंकाल वही जमीन पर पड़ा हुआ था। हेमलता और विमल उस कंकाल को देखते हुए उस वीरान पुराने घर से निकल पड़े। उसी रास्ते से बाहर भागने लगे जिस कच्चे रास्ते से अंदर आए थे। वीरान घर काफी पीछे रह गया था। अब आगे दोनों को खंडहर कब्रिस्तान में से होकर गुजरना था। रात गिरने लगी थी। धुंध की वजह से खंडहर कब्रिस्तान ज्यादा डरावना लग रहा था। डर के मारे हेमलता ने विमल का हाथ पकड़ लिया था। विमल भी डरा हुआ था, लेकिन हेमलता के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। हिम्मत करते हुए दोनों पुरानी कब्रों को पार करते जा रहे थे। हवा और पत्तों की सरसराहट सन्नाटे को चीर रही थी। चांद की धुंधली रोशनी में वीरान कब्रिस्तान साफ नहीं दिख पा रहा था। विमल ने रोशनी के लिए जेब में मोबाइल खोजा, लेकिन जेब खाली मिली। शायद भागते भागते वहीं कहीं रास्ते में गिर गया था। उसी धुंधली रोशनी के सहारे विमल और हेमलता आगे रास्ता खोजते हुए चल रहे थे। अभी चल ही रहे थे कि एक भयानक चीख से पूरा वीरान कब्रिस्तान कांप गया था। हेमलता ने डरकर विमल को पकड़ लिया था। हेमलता और विमल को वहीं बच्चे के रोने की आवाज और चीखें सुनाई देने लगी। खौफनाक आवाजें सुनकर दोनों के कदम वहीं जम गए थे। चीखों ने वीरान माहौल को और डरावना बना दिया था। विमल और हेमलता समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो अजीब है जो समझ से बाहर है। वक्त न गवाते हुए दोनों ने सड़क की तरफ भागना शुरू कर दिया था। चीखने और रोने की आवाजें लगातार उनका पीछा कर रही थी। कोई अदृश्य साया उन्हें अपने साथ चलता हुआ महसूस हो रहा था। तभी धुंध की वजह से हेमलता का पांव किसी पत्थर से टकराया और वो जमीन पर जा गिरी। हेमलता के पैर में चोट लग गई थी। चोट की वजह से अब हेमलता ठीक तरह चल भी नहीं पा रही थी। विमल ने हेमलता को सहारा देते हुए चलने की कोशिश करने को कहा, लेकिन हेमलता बमुश्किल ही चल पा रही थी। धुंधम और अंधेरा गहराने की वजह से अब रास्ता दिखना मुश्किल हो रहा था। तभी सामने किसी साए का आभास हुआ। साया लगातार नजदीक आता जा रहा था। वो एक दैत्यकार साया था। उसकी आंखें वीराने के अंधेरे में भी चमक रही थी, जो लगातार उन्हें घूर रही थी। उस साए को अपनी तरफ आता देख दोनों की जान हलक में अटक गई थी।
लेकिन अचानक वो साया आंख से ओझल हो गया था। तभी विमल का ध्यान हेमलता की तरफ गया। हेमलता उसके साथ नहीं थी। विमल इससे पहले कुछ समझ पाता कि हेमलता की चीख सुनाई पड़ी। विमल हेमलता हेमलता चिल्लाता हुआ उसे इधर उधर ढूंढने लगा। तभी विमल की नजर धुंध में एक तरफ खींची जा रही हेमलता पर पड़ी। विमल ने हेमलता के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे धुंध में अपनी तरफ खींचे जा रहा थी। अचानक विमल का हाथ हेमलता के हाथ से छूट गया और देखते ही देखते हेमलता धुंध में समा गई और उसकी चीख भी धुंध में कहीं गायब हो गई। विमल पागलों की तरह चिल्लाता हुआ हेमलता को आसपास खोजने लगा, लेकिन धुंध के सिवा उस वीराने में कुछ नजर नहीं आ रहा था। विमल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, हेमलता को कहां और कैसे ढूंढे। विमल चला जा रहा था कि तभी उसे अपनी गर्दन पर जकड़न महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो गर्दन जैसे अकड़ गई थी। विमल इससे पहले कुछ समझ पाता किसी चीज ने उसे हवा में उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। विमल को होश आया तो उसने खुद को सड़क के किनारे लहूलुहान पाया। सर से काफी खून बह चुका था, इसलिए बहुत कमजोरी और सर भारी हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की, शायद उसका पैर जख्मी हो गया था। वह लड़खड़ाता हुआ हेमलता को हर तरफ हर जगह ढूंढने लगा, पर हेमलता कहीं नहीं मिली। हारकर विमल वापस सड़क की तरफ आया और अपनी मोटर बाइक खोजने लगा, लेकिन बाइक उसने सड़क पर कहाँ खड़ी की थी उसे याद नहीं आ रहा था। विमल मदद के लिए लड़खड़ाता हुआ पैदल उसी सुनसान सड़क पर चलने लगा, लेकिन उसे उस सुनसान सड़क पर कोई मदद नहीं मिल पाई थी। वो चलते हुए उस सुनसान सड़क से बाहर आ चुका था, लेकिन बिना हेमलता के। वो सोचने लगा कि घर वालों को क्या बताएगा, कहाँ गई हेमलता। उसके साथ रात में बीती घटना पर कौन विश्वास करेगा। आखिर उस वीरान जगह से निकलने के बाद वो सीधा पुलिस के पास गया था। विमल ने पुलिस को रात में बीती घटना के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी विमल के बताए अनुसार उस वीरान खंडहर की छानबीन की गई थी। उन्हें वहां कच्चे रास्ते पर विमल का मोबाइल पड़ा मिला। पुलिस ने मोबाइल उठाया तो उसमें घर वालों के कई कॉल्स थे। पुलिस ने विमल और हेमलता के घर वालों को सारी घटना और हेमलता के लापता होने की खबर दे दी और मोबाइल विमल को वापस दे दिया था। हेमलता और विमल के घर वाले भी आ चुके थे। हेमलता को पुलिस, विमल और उसके घर वालों हर जगह ढूंढने लग गए थे। पुलिस को विमल की बाइक सड़क के किनारे खड़ी मिल गई थी। कच्चे रास्ते से काफी अंदर जाने के बाद वो खंडहर कब्रिस्तान नजर आया गया था। विमल कब्रिस्तान खंडहर को देखकर रात में बीती घटना याद करने लगा और हेमलता को पुकारने हुए जमीन पर बैठ रोने लगा। हेमलता का अभी तक कोई अता पता नहीं था। विमल की नजर जमीन पर पड़ी किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। विमल ने उठाकर देखा तो अंगूठी थी, वही अंगूठी जिसे हेमलता ने सगाई के लिए बड़े दिल से बनवाया था। कितनी पसंद थी उसे ये अंगूठी। विमल को याद आया जब रात में उसने हेमलता का हाथ पकड़ रखा था, तभी हाथ छूटने पर यह अंगूठी यहां गिर गई होगी। इसका मतलब हेमलता कब्रिस्तान में हो सकती है। हेमलता को सब उस खंडहर कब्रिस्तान में ढूंढने लगे, लेकिन हेमलता की लाश संदिग्ध हालत में उसी वीरान कब्रिस्तान की एक पुरानी कब्र के पास पड़ी मिली थी। विमल हेमलता को देखकर फफक कर रोने लगा। हेमलता के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। विमल कभी हेमलता को देखता, कभी अपने हाथ में रखी अंगूठी को। उसने आखिर बार हेमलता को उसकी पसंदीदा अंगूठी पहना थी। आगे चलने पर पुलिस को वो पुराना घर दिख गया, लेकिन घर की हालत अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसी रात को थी। वो घर अब पुराना खंडहर लग रहा था। अंदर जाने पर विमल हैरान था। उस घर को देखकर लग रहा था कि वहां सालों से कोई नहीं आया। विमल पुलिस को टूटी चारपाई की एक तरफ बंधे कपड़े के झूले को दिखाने आगे बढ़ा, लेकिन कपड़े के झूले की जगह कपड़े के फटे चिथड़े लटक रहे थे। देखने पर लग रहा था कि काफी समय पहले वहां कोई झूला जरूर रहा होगा। ताज्जुब की बात है, जिस बच्चे के कंकाल का जिक्र विमल ने किया था, उस पुराने घर और वीराने में वह कहीं नहीं मिला। वीराने में घटे इस हादसे की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। पुलिस और सभी का पूरा शक विमल पर ही जा रहा था। पुलिस के सामने सवाल खड़ा था कि विमल ने हेमलता को क्यों मारा होगा।
जबकि घर वालों के मुताबिक विमल और हेमलता एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों की जल्द शादी भी होने वाली थी। पुलिस को हेमलता की मौत की वजह नहीं पता लग पाई, इसलिए विमल पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस घटना ने विमल के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। विमल पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुका था। वो हेमलता को पुकारता रहता। विमल पागलों की तरह हेमलता को पुकारता और उसे ढूंढने निकल जाया करता था। एक दिन विमल हेमलता हेमलता चिल्लाता हुआ घर से निकला, पर वापस नहीं लौटा। घर वालों को चिंता होने लगी तो उन्होंने आसपास के लोगों की मदद के साथ विमल को हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन विमल कहीं नहीं मिला। हारकर उसके घर वालों ने पुलिस की मदद लेने की सोची। कुछ दिन बाद पुलिस को विमल की लाश उसी जगह वीरान खंडहर में मिली थी। उसकी भी मौत की कोई वजह पता नहीं लग पाई थी। वीराने खंडहर में घटी इस घटना की गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया था। विमल और हेमलता की मौत का रहस्य उन्हीं के साथ चला गया। इन घटनाओं के बाद लोगों का खौफ बढ़ गया। इस घटना के बाद लोगों ने वहां से निकालना कम कर दिया था। वहां से जो गुजरता उसे वही रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। अक्षय की बताई इस घटना को सुनकर हम सब काफी डर गए। अनीता को यह मनगढ़ंत कहानी लगी। मुझे अक्षय की बात पर विश्वास था। सोचने लगी, कहीं मेरे साथ हो रही घटना का संबंध इसी खंडहर कब्रिस्तान से तो नहीं है। मैंने फैसला कर लिया था कि उस खंडहर कब्रिस्तान में पता लगाने जरूर जाऊंगी। तभी अनीता मुझे कहती है, रिया कहाँ खो गई, क्या सोचने लग गई? अनीता की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने अनीता से पूछा कि क्या हम सब उस खंडहर कब्रिस्तान की तरफ चले? इस पर अनीता और अक्षय एक साथ बोल पड़े, नहीं भाई, हमें नहीं जाना उस भूतिया जगह। मैंने अक्षय को कहा कि तुम्हें तो मेरी तरह रोमांचक सफर पसंद है, फिर क्या दिक्कत है? तभी दोनों अनीता और अक्षय एक साथ बोल पड़े, हाँ पसंद है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जान प्यारी है। फिर मैंने भी सोचा कि दोनों की जान खतरे में क्यों डाली जाए। कॉलेज से घर आकर खाना खाकर किताबें पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते सोचने लगी कि उस खंडहर कब्रिस्तान की तरफ कैसे जाया जाए। क्या वहां जाना ठीक होगा? क्या मेरे साथ भी वैसा होगा जैसा विमल और हेमलता के साथ हुआ था? सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आंख ठंड लगने की वजह से खुल गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, धुंध ही धुंध थी। मैंने उठकर देखा तो वहीं खंडहर कब्रिस्तान। मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं सपना देख रही हूँ? यही सोचते हुए इधर उधर नजर घुमाने लगी। तभी मुझे धुंधला साया नजर आने लगा। वो साया लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने गौर किया, वो साया एक नहीं बल्कि दो साए थे। वो साए मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर और धुंध की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मुझे उन सायों का इशारा समझ नहीं रहा था। अचानक मुझे अपनी गर्दन पर गर्म हवा का वही झोंका महसूस हुआ। वो एहसास इतना डरावना था कि मेरी पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गर्म सांसें और किसी की मौजूदगी का महसूस कर पा रही थी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन एक भयानक चीख ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि कुछ समझ आता, मुझे एक जोर का झटका लगा और किसी कब्र से सर टकरा गया और वो भयानक साया सामने आ गया। पहली बार उस साए की साफ झलक दिखाई थी। वो किसी महिला का साया लग रहा था जो बहुत डरावना था, जिसकी आंखें खून की तरह गुस्से से लाल हो रही थी। अचानक वो साया चीखता हुआ उसी कब्र में समा गया। ध्यान देने पर याद आया, ये वही कब्र है जिसे मैं पहले भी देख चुकी थी। मुझे सर में दर्द महसूस हो रहा था। गौर किया तो सर से खून रिस रहा था। हिम्मत करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, पर धुंध में रास्ता समझ नहीं आ रहा था और चलते चलते बेहोशी भी छाने लगी थी। अब चलना भी मुश्किल होने लगा था। चक्कर खाकर वहीं गिर गई थी। होश आने पर अधखुली आंखों से देखा तो मैं अपने कमरे में थी। शरीर पसीने से लथपथ था। सर से अभी भी खून रिस रहा था। काफी थकान महसूस हो रही थी। तभी माँ खाने के लिए बुलाने आई, लेकिन मुझे इस हालत में देखकर वो घबरा गई। रिया, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इससे पहले मैं कुछ कहती, माँ ने सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाती है। माँ डॉक्टर को बुलाने चली गई।
कुछ दिन आराम करने के बाद अब बेहतर लग रहा था, लेकिन सर की चोट गहरी होने की वजह से अभी भी ठीक नहीं थी। मेन कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। आज काफी समय के बाद कॉलेज जाना अच्छा लग रहा था। कॉलेज पहुंचते ही अनीता और अक्षय के सवाल जवाब चालू हो गए। मैंने अनीता को कहा, काफी समय से कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाया। इस बात पर अनीता बोली, हाँ प्लान बनाते हैं, लेकिन उस वीरान खंडहर में नहीं जाएंगे। इस पर मैंने अनीता को बोला, ठीक है, वहां कोई नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद हम सब घूमने फिरने के लिए निकल गए। छुट्टी का दिन था। आज सब सैर सपाटे के लिए निकल गए थे। पूरा दिन खूब घूमे फिरे। जब शाम होने के साथ हल्का अंधेरा छाने लगा तो सब अपने अपने घर के लिए चल दिए। अक्षय को किसी काम से कहीं जाना था तो वो अनीता के साथ नहीं गया। मेरा घर दूर था, इसलिए मुझे आगे अकेले ही जाना था, तो मैंने वहीं से कैब कर ली थी। मैंने कैब उसी मोड़ पर रुकवाई थी जहां से एक रास्ता उसी सुनसान सड़क पर जाता था और दूसरा मेरे घर की तरफ जा रहा था। मैं कैब से वहीं उतर गई और आगे पैदल चलने लगी थी। मुझे किसी भी हाल में पता लगाना ही था कि इन हो रही घटनाक्रम के पीछे क्या राज्य है। जरूरत की सारी चीजें मैं पहले ही अपने बैग में रख चुकी थी। चलते चलते मैं सोचने लगी उस रात हुई घटना के बारे में। कुछ अनसुलझे सवाल थे जिनका पता मुझे किसी भी हाल में लगाना ही था। धुंध गहरी होती जा रही थी। काफी पैदल चलने के बाद मैं सोचने लगी कि किस तरफ मुड़ना चाहिए। खंडहर कब्रिस्तान किस तरफ होगा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अभी तक हल्की रोशनी में रास्ता समझ आ रहा था। तभी आगे चलते हुए मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। मैं वहीं रुक गई और गौर करने लगी कि आवाज किस तरफ से आ रही है। आवाज करीब आती जा रही थी। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मेरी रूह कौंप गई थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इससे पहले मैं पीछे मुड़कर देखती, किसी ने पुकारा, रिया। पीछे मुड़कर देखी तो अक्षय था। मैंने पूछा, अक्षय तुम यहां कैसे? इस पर अक्षय कहने लगा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अक्षय हैरान परेशान होकर कहने लगा था कि तुम्हें पता है कि यह जगह कितनी खतरनाक है, यहां कुछ भी हो सकता है। इस पर मैंने कहा कि अक्षय तुम्हें नहीं पता कि मेरा इस जगह पर आना कितना जरूरी है। इस जगह से मेरा कोई तो सबधम है। अक्षय और मेरी काफी बहस हो गई और गुस्से में मैं अकेले आगे निकल गई। ठंड और धुंध काफी गहरी हो चुकी थी। अक्षय की आवाज अभी भी सुनाई पड़ रही थी। वो रिया रिया पुकार रहा था, लेकिन मैं अक्षय की आवाज को अनसुना कर आगे सड़क से अंदर जा रहे कच्चे रास्ते की तरफ निकल गई थी। अंधेरे और धुंध की वजह से रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाल ली और आगे बढ़ने लगी। अक्षय की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। शायद वो वापस चला गया होगा, यही सोचकर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। काफी चलने के बाद भी वो खंडहर कब्रिस्तान अभी तक नजर नहीं आ रहा था। शायद मैं रास्ता भटक गई थी। फिर भी चलना जारी रखा। चलते चलते थकान महसूस होने लगी थी कि अचानक वही गर्म हवा का झोंका छूकर निकल गया। इतनी सर्दी में भी डर से पसीने छूट रहे थे। मैंने तेज चलाना शुरू कर दिया। गहरी धुंध में दूर खंडहर कब्रिस्तान दिखाई पड़ रहा था। मैं डरते हुए उस तरफ बढ़ने लगी। वीरान खंडहर कब्रिस्तान धुंध के साए में भयानक लग रहा था। हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगी थी। चारों तरफ खंडहर कब्रों के सिवाय कुछ नहीं था। चलते चलते मैं ठोकर खाकर गिर पड़ी। संभलते हुए खड़ी होने लगी तो ध्यान दिया कि वो कोई कब्र थी। मैं उसके पास जाकर पत्थर पर पड़ी मिट्टी हटाने लगी, यह देखने के लिए कि ये किसकी कब्र है। लेकिन उस पत्थर पर कुछ नहीं लिखा होने पर ताज्जुब हुआ। आखिर किसकी कब्र है जो हर बार मुझे अपने सपने में दिखाई देती रहती है? अभी सोच ही रही थी कि वही विशाल साया कब्र को चिरता हुआ ठीक सामने आ खड़ा हुआ। वो साया लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं भागना चाह रही थी, पर जैसे पैर जमीन में धंस गए हों। गहरी धुंध में भी वो साया साफ नजर आ रहा था। हिम्मत न गंवाते हुए मैं उस गहरी धुंध में दूसरी तरफ भागने लगी। साये की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हिम्मत करते हुए पीछे देखा तो उस साये की भयानक आंखें करीब आती नजर आ रही थी। मैंने उस साये से दूर भागना शुरू कर दिया कि तभी वो विशाल साया एकदम सामने आ गया। उसकी भयानक आंखें गुस्से से घूरे जा रही थीं।
तभी एक जोरदार टक्कर से सर चकरा गया। मैंने सर पकड़ते हुए खड़े होने की कोशिश की, तभी मेरे सामने कोई आकर रुक गया। कोई धुंध में से होता हुआ मेरे पास आ रहा था। मैं डरते हुए पीछे की तरफ भागने लगी। मेरे सामने फिर वो विशाल साया आ खड़ा हुआ था। लग रहा था जैसे उस साये ने चारों तरफ से घेर लिया हो। अचानक किसी ने एक तरफ खींच लिया। मैं डर से चीखने लगी। घनी धुंध में वैसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, रिया। मैं हूं। जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं चौंक गई। अक्षय, तुम? इससे पहले कि मैं उससे पूछती, वो डरावना साया हमारे सामने आ खड़ा हुआ। अब तक वो साया मुझे ही दिख रहा था, लेकिन अब अक्षय भी उस साये को देख पा रहा था। उस साये ने अक्षय को हवा में उठा जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वो साया ऐसा नहीं कर पाया। ये देख वो साया दोबारा मेरी तरफ लपका। मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई। अक्षय और मैं गहरी धुंध में भागते जा रहे थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उस साये की सांसों की साइये साइये की भयानक आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वीरान खंडहर कब्रिस्तान काफी पीछे रह गया था। हम भागते भागते थक चुके थे। हिम्मत जवाब दे रही थी। हांफते हांफते हम एक जगह रुक गए। चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवाय धुंध के कुछ नहीं नजर आ रहा था। तभी मैंने अक्षय से पूछा कि तुम तो चले गए थे, फिर यहां कैसे आ गए? अक्षय ने कहा कि मैं तुम्हें इस वीरान जगह पर अकेला कैसे छोड़कर जा सकता था। मैं तुम्हें पुकारता हुआ पीछे आ रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। जब तुम्हारी चीख सुनाई दी तो मैं तुम्हें ढूंढने लगा। अक्षय ने कहा, रिया, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि वो साया वापस आ जाए और हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। मैंने अक्षय को कहा कि इस वीराने में वो खंडहर घर कहीं नहीं दिखा। हमें उसे ढूंढना चाहिए, शायद सच्चाई का पता चल जाए। अक्षय तपाक से बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है। वो साया हमारी जान के पीछे पड़ा है और तुम सच्चाई का पता लगाना चाहती हो। इस पर मैं बोल पड़ी कि तुम्हें नहीं पता, इस साये ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। कौन है ये साया और मुझसे क्या चाहता है? अक्षय कुछ देर चुप रहा और बोला कि पहले यहां से सुरक्षित निकल जाए, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। हमें किसी की मदद लेनी होगी। पहले यहां से जिंदा निकलना जरूरी है। कहीं हमारे साथ भी वो सब ना हो जैसे विमल और हेमलता के साथ हुआ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने पूछा, मतलब? तो अक्षय ने कहा कि इस वीराने में मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अगर कोई और होता तो इतना जोखिम क्यों उठाता? पहले इस जगह से बाहर निकलते हैं, फिर समझा दूंगा। चलते चलते आखिर हम सड़क की तरफ निकल आए। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। धुंध के कारण सड़क किस तरफ जा रही है समझ नहीं आ रहा था। हमने अंदाजन एक तरफ चलना शुरू कर दिया था। कुछ दूरी पैदल चलने के बाद हल्की रोशनी नजर आने लगी तो हम उस ओर चलने लगे। धुंध और अंधेरे में हल्की सी रोशनी आशा की एक किरण लग रही थी। हमने अपने कदम तेज कर दिए। हम सुरक्षित उस वीरान खंडहर से वापस तो आ गए, लेकिन उस साये की मौजूदगी हमें अभी भी महसूस हो रही थी। वहां से सुरक्षित वापस तो आ गए, लेकिन अब इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे कि इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। सोच ही रहे थे कि मदद खुद चलकर मेरे पास आ गई। दरअसल अनीता की सगाई तय हो गई थी। सगाई से पहले उनके घर पूजा रखी गई। अनीता और अक्षय का परिवार काफी धार्मिक था। मैं और मेरा परिवार सब उस पूजा में शामिल हुए। पूजा में उनके पारिवारिक कुलगुरु जी भी शामिल हुए थे। परिवार के सभी मांगलिक कार्य उनके द्वारा ही नियोजित किए जाते थे। उनके आशीर्वाद के साथ पूजा और सगाई हो गई। फंक्शन खत्म होने के बाद जब हम जाने लगे तो सोचा गुरुजी से आशीर्वाद लेते चले। मेरे परिवार के लोग पहले ही गुरुजी मिल घर जा चुके थे, लेकिन मैं अनीता के साथ रुक गई थी। अक्षय के साथ में गुरुजी से मिली। गुरुजी ने सर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और लाल कपड़े में बंधा नारियल अपने पास रखने को कहा। रहस्यमयी तरीके से देखते हुए गुरुजी कहने लगे कि अगली पूर्णिमा मुझे मेरे आश्रम में आकर मिलना और यह नारियल साथ लेते आना। हम दोनों हाँ में सर हिला घर से बाहर निकल आए। कई दिन बीत चुके थे और वो बीती हुई घटना भी यादों में धुंधली पड़ने लगी थी। जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी थी। हमें लगा अब शायद वो भयानक साया हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारा भ्रम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया।
धीरे धीरे वो साया रात दिन हमें हर जगह सोते जागते दिखने लगा था। अगले ही दिन हम गुरुजी के आश्रम के लिए निकल गए। आश्रम पहुंचने पर गुरुजी हमें वहीं ध्यान करते दिख गए। हम एक और बैठ उनका इंतजार करने लगे। आश्रम शहर से बाहर था, इसलिए हरियाली और शांति काफी अच्छी लग रही थी। गुरुजी हमारे सामने आए और कहा, आ गए तुम दोनों, काफी समय लगा दिया। हम सोच ही रहे थे कि कहां से शुरू करें, कैसे बताएं। तभी गुरुजी बोले कि कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं कि तुम क्या बताना चाहते। हमने हैरान होकर पूछा था कि गुरुजी आपको कैसे पता, हमने तो कुछ जिक्र नहीं किया था। गुरुजी बोले, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था उसी दिन मुझे उस साए की मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें नारियल रखने को दिया था और यहां पूर्णिमा को बुलाया था, लेकिन तुम आ नहीं पाए। लाल कपड़ा खोल नारियल देखा, वो कोयले की तरह बिल्कुल काला पड़ चुका था। मैंने चौंकते हुए गुरुजी से कहा, यह क्या गुरुजी, इस नारियल का रंग काला कैसे हो गया? गुरुजी कुछ सोचते हुए बोले, वो साया शक्तिशाली है, उस साये की नकारात्मक ऊर्जा के कारण यह नारियल काला हो गया। यह सुनकर अक्षय बोल पड़ा कि गुरुजी अब क्या करना होगा, कैसे इस साये से मुक्ति मिलेगी? गुरुजी बोले कि पहले यह पता लगाना होगा कि यह साया किसका है, इसका मकसद क्या है। इसके लिए मुझे अपनी समस्त ऊर्जा लगाकर ध्यान लगाना होगा। जब तक के लिए यह मंत्रों से अभिमंत्रित पत्थर दोनों अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने वैसा ही किया, उन पत्थरों को अपने पास संभाल कर रख लिया। समय गुजरता जा रहा था। अक्षय और मेरी दोस्ती गहरी हो गई थी। कॉलेज हो या घर, हम एक साथ ही नजर आते थे। अनीता की शादी का समय आ गया था, सब बहुत खुश थे। हम तीनों शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त हो गए कि भूल गए कि कोई भयानक साया भी है इस जिंदगी में। अनीता की शादी का दिन था। अनीता दुल्हन बनी बारात का इंतजार कर रही थी। हम सब उसके साथ बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। अनीता कहने लगी कि अब रिया तू भी शादी कर ले, दोनों एक साथ शादी के बाद घूमने जाएंगे। इस बात पर मैंने कहा कि वाह, इतनी जल्दी लड़का कहां से मिलेगा, लड़का ढूंढ कर तो ला, फिर कर लेंगे शादी भी। इस बात पर अनीता बोल पड़ी, लड़का तो ढूंढ लिया मैंने, बस तेरे मुंह से हाँ सुननी बाकी है। मैंने हंसते हुए पूछा, कौन है वो खुशकिस्मत, मुझे भी तो बता। इतने में अनीता की मां आ गई, ये बताने की बारात आ गई है, अनीता को ले आओ। बात अधूरी रह गई। अनीता दुल्हन बन अपने दूल्हे के पास स्टेज पर पहुंच चुकी थी। सारी रस्में शुरू हो चुकी थी। अनीता मुझसे विदाई तक रुकने का वादा पहले ही ले चुकी थी, तो सुबह तक रुकना ही था। थक हार कर मैं अब सोने चली गई। जब मेरे फोन की घंटी बजी तो नींद खुली। आंखें मसलते हुए फोन उठाया। इससे पहले मैं कुछ बोलती, दूसरी तरफ से अनीता नाराज गरजते हुए बोलने लगी, रिया कहाँ है तू, कॉल क्यों नहीं उठा रही तू? कभी तो अपना मोबाइल साइलेंट मोड से हटा लिया कर। मैं कब से इंतजार कर रही हूं और तू अभी तक आई नहीं। जल्दी से तैयार हो जा, अक्षय तुझे लेने आ रहा है। इतना बोलकर अनीता ने तपाक से फोन रख दिया। मेरी नजर घड़ी पर गई तो शाम के 5 बज रहे थे। अनीता की 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल थी। अनीता के पग फेरे की रस्म थी आज। जल्दी से उठकर मेन नीले रंग का सूट ले तैयार होने लग गई। तब तक अक्षय भी आ गया था और मां के साथ बैठा बात कर रहा था। अक्षय और मैं घर पहुंच चुके थे। अनीता मुंह फुलाकर बोली, आ गई महारानी, अब फुर्सत मिली मेरे पास आने की। मैंने कहा, अनीता तेरी शादी में इतना थक चली थी कि घर जाते ही घोड़े बेचकर सो गई थी। तू अगर फोन न करती तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। चल छोड़ अनीता, अब तो आ चुकी हूं, चल बैठकर बातें करते हैं। ये बता, ससुराल कैसा लगा? हम बैठ गए बातें करने और बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता था। अनीता और मैं हमेशा गप्पे मारते मारते दीन दुनिया भुला देते। अनीता ने मुझसे कहा, अब मैं तो शादीशुदा हो चुकी हूं, तुम भी हो जो। मैंने कहा, अरे मैंने तुझे कहा तो था कि ढूंढ ले लड़का मेरे लिए, मना थोड़े किया है। अनीता बोलती है, वो तो मैं कब का ढूंढ चुकी हूं। तू हाँ कर देगी तो दोनों सहेलियां एक ही शहर, एक ही मोहल्ले और एक ही घर में रह सकेंगे। मैंने कहा, मतलब शहर और मोहल्ला तो ठीक है, पर एक घर में कैसे? अनीता ने जवाब दिया, अरे बुद्ध मेरी भाभी बनकर,
अक्षय तुझे पसंद करता है, सबको उसकी मन की बात पता है, बस तुझे नहीं पता चली। मैंने कहा, हाँ अनीता पता है, लेकिन तू उसे मत बता देना कि मुझे सब पता है। अक्षय को खुद बोलने का मौका देना चाहिए। कुछ देर बाद अनीता अपने पति के साथ ससुराल चल दी। मुझे भी अक्षय घर छोड़ने चल दिया। अभी हम घर पहुंचे भी नहीं थे कि अक्षय ने गाड़ी रोक दी और मुझे एकटक देखने लगा। मुझे अक्षय पसंद था, पर उसके इस तरह देखने से मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा, अक्षय गाड़ी क्यों रोक दी? अक्षय कहाँ खो गए? क्या सोचने लगे हो? कुछ नहीं बोलकर अक्षय गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल जाता है। अचानक अक्षय उसी सुनसान सड़क पर गाड़ी मोड़ लेता है। ये देखकर मैं उसे रोकने का बोलकर गाड़ी वापस मोड़ने को बोलती हूँ, लेकिन मेरी आवाज जैसे अक्षय को सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। अक्षय उस सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ाते जा रहा था। अचानक अक्षय फिर गाड़ी रोक देता है। मैंने कहा, अक्षय इस सुनसान सड़क पर गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सुन रहे हो क्या पूछ रही हूं मैं? अक्षय जिस तरह अजीब तरह से घूर रहा था वो मुझे असली अक्षय लग ही नहीं रहा था। डरते हुए मैंने अक्षय के हाथ पर हाथ रखा और कहा, अक्षय इस सुनसान जगह से वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तभी मेरी नजर फ्रंट मिरर पर गई। अक्षय के चेहरे की जगह भयानक इरावना चेहरा नजर आ रहा था, जिसकी लाल डरावनी आंखें मुझे ही घूर रही थीं। डर के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने डरते हुए अक्षय की तरफ देखा तो ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। डर के मारे मेरे होश उड़ गए। अक्षय कहाँ गया? गाड़ी से बाहर आकर चारों तरफ अक्षय को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अक्षय कहीं नहीं दिख रहा था। काफी देर अक्षय को हिड़ने के बाद सोचा कि वापस गाड़ी में जाया जाए। यहां से निकलकर मदद के साथ अक्षय को ढूंढना पड़ेगा। मैं अपने कदम तेज कर गाड़ी के पास पहुंचने लगी कि वही अजीब गहरी धुंध छाने लगी और ठंड बढ़ने लगी। मैंने मन में सोचा कि सर्दी का मौसम तो कब का जा चुका है, तो फिर इस गर्मी के मौसम में धुंध का क्या मतलब। मैं अपनी रफ्तार तेज कर जल्द से जल्द गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। धुंध बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे धुंध बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे डर और घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। गाड़ी के पास पहुंचकर जान में जान आई। अक्षय का कोई अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे में घर जाना ही ठीक होगा। तभी मैंने देखा कि गाड़ी का दरवाजा तो लॉक है, मोबाइल तो गाड़ी के अंदर ही है। अब क्या होगा? धुंध इतनी गहरी हो चली थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अंधेरा, धुंध और सन्नाटा माहौल को और खौफनाक बना रहा था। अंधेरे और धुंध में रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, तो पैदल कैसे निकला जाए? यही सोचते हुए डर और खौफ के साथ वही गाड़ी के पास बैठ अक्षय का इंतजार करने लगी। तभी एक गर्म हवा का झोंका चेहरे से होकर गुजरा तो अचानक आंख खुल गई। आंख खोलकर देखा तो आसपास सिवाय काली धुंध के कुछ न दिखा। आंखें बंद कर दिल और दिमाग को समझाने लगी कि यह सिर्फ भ्रम है। फिर वही गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। डर मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अपने कंधे भार महसूस होने पर जान हलक में अटक गई। हिम्मत करते हुए मुड़कर देखा तो वो भयानक साया पीछे खड़ा था। उसकी गर्म सांसें चेहरे से टकरा रही थी। मैं वहीं खड़ी डर के मारे पत्थर हो गई थी। उसकी लाल डरावनी आंखें मुझे घूर रही थीं। पलक झपकते ही वो साया धुंधम में गायब हो गया और उस जगह अक्षय को मैंने खड़े देखा। मैं आंखें मलते हुए अक्षय को देखने लगी कि यह कोई नजर का धोखा तो नहीं। हाँ, वो अक्षय ही था। विश्वास हो जाने पर मैं अक्षय से लिपट गई और पूछने लगी कि कहाँ चला गया था वो, उसे क्या हो गया था, दोबारा ऐसी हरकत न करना। कितना डर गई थी मैंने कहा, अक्षय सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूं, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? शायद अक्षय भी मेरी तरह परेशान हो, ये सोच मैंने कहा, ठीक है मत बताओ तुम कुछ भी, हम घर चलते हैं, वो साया अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। ये बोलकर जैसे ही मैंने ऊपर सर उठाकर अक्षय को देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैंने अक्षय को छोड़ दिया। अक्षय की शक्ल डरावनी भयानक हो गई थी। उसकी लाल डरावनी आंखें मुझे घूरे जा रही थी। उसकी सांसों की साये साये की आवाज उस सुनसान माहौल को और डरावना बना रही थी। मैंने कहा, अक्षय क्या हो गया तुम्हें? मुझे डर लग रहा है। अक्षय के अपनी तरफ बढ़ रहे कदमों को देखते हुए मैं सवाल करते हुए पीछे हटने लगी। अक्षय मुझ पर भेड़ी की तरह लपक पड़ा।
मैं लगातार उसकी पकड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। अक्षय का यह रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। उसकी शक्ल बदलकर शैतान की तरह हो चुकी थी। उसकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो खून उगल रही हो। अक्षय पर हैवानियत सवार हो गई थी। वो इंसान से हैवान बन चुका था। किसी तरह उसकी पकड़ कमजोर कर मैं वहां से भागने में कामयाब हो पाई। अक्षय को धक्का मार में उस सुनसान रास्ते पर भागने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अक्षय के पैरों की आवाज लगातार पीछे बनी हुई थी। मैं बिना मुड़े भागती जा रही थी क्योंकि मैं उसके हाथ नहीं लगना चाहती थी। धुंध में रास्ते का पता ही नहीं चला और मैं उस सुनसान जंगल में गुम हो गई थी। भागते भागते मैं उसी सुनसान खंडहर कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। खंडहर कब्रिस्तान से होते हुए उसी पुराने घर के सामने आ खड़ी हुई। शायद ये वही घर था जिसका जिक्र अक्षय ने विमल और हेमलता की कहानी सुनाते हुए किया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सिवाय गहरी धुंध के कुछ और नहीं दिख रहा था। मैं उस खंडहर घर का दरवाजा खोल अदन्र दाखिल हो गई। सिवाय खंडहर के वो घर कुछ नहीं था। मैं वहीं एक कोने में छुप गई। अक्षय की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, सिर्फ सुनसानियत और खौफ के सिवा कुछ नहीं महसूस हो रहा। रात इतनी गहरी हो चली थी कि वहां ठहरना ही बेहतर लग रहा था। थकान और घबराहट की वजह से वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। आंख खुली तो मैंने अपने आप को उसी पुराने घर में पाया। चारों तरफ नजर घुमाई तो अंधेरा छट रहा था। सुबह होने वाली थी और रात की घटना याद आते ही घबराहट होने लगती है। चारों तरफ उस घर में टूटा फूटा सामान बिखरा और धूल मिट्टी जमी पड़ी थी। मेरी नजर एक टूटी हुई चारपाई के नीचे पड़े एक संदूक पर गई। काफी पुराना संदूक मालूम पड़ रहा था और उस पर मिट्टी जमी पड़ी थी। मिट्टी साफ कर उसे खोलना चाहा तो नहीं खुल पाया। शायद संदूक का ढक्कन जाम हो गया था। काफी जोर लगाने पर भी जब संदूक नहीं खुला तो मैंने पत्थर से संदूक तोड़ दिया। अदन्र से संदूक बिल्कुल खाली था। मैंने संदूक को जमीन पर फेंक दिया। तभी मेरी नजर उसमें से गिरी एक चीज पर पड़ी। उठाकर देखा तो एक पुरानी फटी हुई फोटो थी। सुबह हो चुकी थी तो मैंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। जल्द ही मैं उस खंडहर घर से बाहर निकल सड़क तक आने की कोशिश करने लगी। माहौल बिल्कुल शांतम और सुनसान था। काफी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार रास्ता मिल ही गया। उजाले में भी बिल्कुल सुनसान थी वो सड़क। आसपास कोई हलचल नहीं थी। अक्षय का तो कोई अता पता ही नहीं था। काफी देर सड़क पर चलने के बाद मुझे अक्षय की गाड़ी नजर आ गई। मैं भागकर गाड़ी के पास गई तो गाड़ी लॉक थी। मुझे पैदल ही बाहर निकलना होगा, ऐसा सोचकर मैं आगे निकलने लगी। तभी गाड़ी से कुछ दूरी पर कोई बेहोश पड़ा दिखा। मैं भागकर उस आदमी के पास गई। वो आदमी पेट के बल सड़क के बीच पड़ा था। मैंने उसे आवाज दी पर कोई हलचल नहीं हुई। कोई हलचल होती न देख मैंने उस सड़क पर पड़े आदमी को सीधा कर देखने की सोची। मैं उसे देखकर चौंक गई। अरे अक्षय, ये तो अक्षय है। सांसें चल रही थीं। अक्षय का सर अपने गोद में रख उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अक्षय को होश ही नहीं आ रहा था। अक्षय का शरीर बुखार से तप रहा था। काफी कोशिश के बाद भी अक्षय को होश नहीं आ रहा था। हमें मदद की जरूरत थी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर मदद के लिए कैसे और किस को बुलाते। मैं अक्षय को उठा वहां से बाहर मोड़ तक लाने की सोचती हूँ। वहां कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी, लेकिन मैं हट्टे कट्टे अक्षय को हिला भी नहीं पा रही थी। अक्षय को बेहोशी के हालत में छोड़ उस सुनसान सड़क से बाहर आना पड़ा और कोई चारा भी नहीं था। मोड़ पर पहुंचने पर काफी देर तक कोई मदद नहीं मिलती है। कोई मदद मिलती न देखकर मैं किसी अजनबी आदमी से मोबाइल मांगकर अक्षय और अपने घर कॉल लगाकर सारी जानकारी दे देती हूँ और उस अजनबी आदमी की मदद से अक्षय को अस्पताल लेकर आ पाती हूँ। अक्षय अभी भी बेहोश पड़ा था। उसके और मेरे घर वाले भी आ चुके थे। सब यही पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या था। अनीता ने कहा, रिया कहाँ थे तुम सारी रात? तू तो मेरे जाने के बाद ही अक्षय के साथ घर के लिए निकल गई थी। फिर ये सब क्या हुआ? मैंने कहा, अनीता तुझे याद है ना, एक बार अक्षय उस सुनसान सड़क और खंडहर कब्रिस्तान के बारे में बता रहा था। हम कल उसी जगह फंस गए थे दूसरी बार। अनीता ने कहा, क्या तुम उस मनहूस जगह पर गए ही क्यों थे? शुक्र करो तुम जिंदा हो।
क्योंकि आज तक वहां से कोई वापस नहीं आया। रिया, तूने अपने चक्कर में मेरे भाई को भी खतरे में डाल दिया। तुझे ही शौक है इस तरह की जगह पर जाने का। अब देख, अक्षय को अभी तक होश नहीं आया। अनीता फिक्रमंद होकर देखते हुए बोलती है। मैंने कहा, अनीता, हम वहां नहीं गए। हम तेरे जाने के बाद घर के लिए ही निकले थे, लेकिन वहां कैसे पहुंच गए समझ नहीं आ रहा। मेरा यकीन कर, मैंने अक्षय को किसी खतरे में नहीं डाला। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अनीता ने कहा, रिया, मेरा वो मतलब नहीं था। तू काफी थक गई है, घर जाकर आराम कर। मैंने कहा, नहीं अनीता, जब तक अक्षय को होश नहीं आ जाता मैं यहीं अस्पताल में रहेंगी। तो अनीता ने कहा, रिया, मेरी बात मान। अभी हम सब हैं यहाँ। तू घर जाकर आराम कर, शाम को फिर आ जाना, जब तक अक्षय को भी होश आ ही जाएगा। अनीता की बात मान में घर के लिए निकल पड़ी। बिस्तर पर लेट अक्षय और उस घटना को याद करने लगी। मुझे वो संदूक से मिली पुरानी फोटो की याद आई। वो अभी भी मेरे पास थी। उस फोटो को निकालकर मैंने तकिए के नीचे रख अनीता को फोन लगाने लगी। अनीता ने पूछा, क्या तुम घर पर पहुंच गई रिया? मैंने जवाब देती हूँ, हाँ, अभी पहुंची। अक्षय को होश आया क्या? अनीता अक्षय के पास ही थी। घटी घटना को याद करते हुए मैं बेचैन हो अनीता से पूछने लगी। अनीता ने जवाब दिया, रिया, अभी तो यहां से गई है, इतनी जल्दी कहां होश आएगा? तू चिंता मत कर अक्षय, ठीक है। वैसे डॉक्टर के हिसाब से शाम तक होश आ जाएगा। तू भी आराम कर, शाम तक आ जाना। मैं फोन रखकर तकिए पर सर रख आंख बंद कर आराम करने लगी, लेकिन आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। पूरा ध्यान अक्षय और बीती घटना पर ही टिका हुआ था। थकावट की वजह से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी थी। ठंडक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे उठना पड़ा। अचानक एक गर्म हवा का झोंका मेरे पास से होकर निकल गया। उस ठंडक में वो गर्म हवा का झोंका साफ महसूस हुआ। मेरे रोगंटे खड़े हो गए। उस साए की मौजूदगी का एहसास ही डरा देने वाला था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। कमरा खाली था, खुद के सिवाय कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तभी वो गर्म हवा का झोंका फिर से छूता हुआ निकल गया। मुड़कर देखा तो मेरी नजर खिड़की के पास रखी कुर्सी पर गई। उस पर एक काला साया बैठा था जो लगातार लाल आंखों से घूरे जा रहा था। मैं घबराते और डरते हुए उसकी तरफ देख पूछने लगी, कौन है? उधर से आवाज आई, वहीं जिसकी तस्वीर तुम सीने से लगाए सो रही हो। उस साइये की गर्म सांसें चेहरे को छूते हुए गुजर रही थीं। पूरे कमरे में काली धुंध जाने लगी। उस काली धुंध में वो भयानक अमानवीय आकृति उभर कर सामने आ खड़ी हुई और उसने गले को दबोच लिया। उस साए की गर्म सांसें चेहरे पर महसूस हो रही थी। दम घुटने लगा था। तभी आंख खुल गई। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। तुरतम उस फोटो को तकिए के नीचे से हटा अलमारी में रखाई। पसीना पूंछते हुए पानी का गिलास उठा पीने लगी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन खुद के कान सुन पा रहे थे। दीवार पर लगी घड़ी में अभी सिर्फ 1 ही बज रहा था। एक लंबी सांस खींच में वही बिस्तर पर बैठ गई। अचानक दीवार के पीछे से खटखट की आवाजें आने लगी। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। मैं उठकर उस कमरे में देखने चली गई, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से खटखट की आवाज आए। आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन कहां से ये नहीं पता लग रहा था कि क्या चीज आवाज कर रही है। मैं वापस कमरे में आकर वो आवाजें सुनने लगी। कुछ देर बाद वो आवाजें आनी अचानक बंद हो गई। तभी किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती है। उस आवाज को सुनते ही मेरे रोगंटे खड़े हो गए। मैं भागकर दूसरे कमरे में चली गई। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने मुड़कर कमरे में देखा तो होश उड़ गए। ये कमरा नहीं, वही पुराना खंडहर घर था। पलक झपकते ही वो दृश्य गायब हो गया। मैं तुरंत अपने कमरे में भागकर आ गई। मेरी नजर गुरुजी के दिए हुए पत्थरों पर पड़ी। उन्होंने हमारी रक्षा के लिए ये अभिमंत्रित पत्थर दिए थे। मैं तुरंत उस पत्थरों को ले अक्षय के पास अस्पताल के लिए निकल गई। अक्षय को अभी तक होश नहीं आया था। वो अभिमंत्रित पत्थर को अक्षय के सर के तकिए के नीचे रख में अक्षय के पास बैठ उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। अगली सुबह अक्षय को होश आया। उसे बीती घटना की कोई भी बात याद नहीं थी। मैंने उसे कहा, अक्षय, तुम्हें कुछ याद नहीं? उसने कहा, नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा।
उस दिन जब अनीता आई थी, तुम मुझसे मिलने आई थी, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कुछ याद नहीं। अक्षय को उन घटनाएं का कोई भी पल याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अक्षय ठीक होते ही हम गुरुजी के पास चले गए। इस साए से कैसे निपटा जाए ये अब गुरुजी ही बता सकते हैं। अक्षय के होश में आने के बाद सबसे पहला काम यही होना था, इसलिए अक्षय भी तुरंत राजी हो गया। मैंने अनीता से कहा, अनीता तू जा, घर मैं हूं यहां। अनीता को घर भेज। मैं वहीं अक्षय के पास आकर बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। 2 दिन के बाद अक्षय को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वक्त न गवाते हुए हम सीधा गुरुजी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने हमसे कहा, वो फोटो यहां रख दो। गुरुजी के कहने पर मैंने उनके बताए स्थान पर वो फोटो वहां रख दी। वही पुरानी फोटो जो उसी वीरान खंडहर घर से मिली थी। मैंने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा, क्योंकि हमने इस फोटो का जिक्र उनसे नहीं किया था। गुरुजी हाथ में उस फोटो को पकड़ कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ देर मौन रहने के बाद आंखें खोलते हुए कहने लगते हैं, ये कोई मामूली प्रेत नहीं है। इसकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। इतने सालों तक इस दुनिया में रहकर ये प्रेत बहुत खतरनाक हो चुका है। इसे मुक्ति दिलानी होगी, तभी तुम इससे छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए तुम्हें उसी वीरान खंडहर घर और कब्रिस्तान में जाना होगा। झात करना होगा कि यह प्रेत किसका है, इसकी मौत कहां और किन हालातों में हुई, तभी इसका विनाश होगा। मैंने कहा, लेकिन गुरुजी, हम कैसे इस खतरनाक साए का सामना कर पाएंगे? हम तो सिर्फ मामूली इंसान हैं। गुरुजी ने कहा, हम उस साए की शक्ति को जानते थे कि वो कितना शक्तिशाली साया है। घबराओ मत, मेरी देवीय शक्तियां सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मैं सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एक बात याद रखना, शैतान जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छाई बुराई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये सब बोलते हुए गुरुजी उस पुरानी फटी फोटो को हवन कुंड की आग में डाल देते हैं। अक्षय और मैं उस वीरान खंडहर की तरफ निकल पड़े। रात गहराने लगी थी। खंडहर की तरफ जा रही सुनसान सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ था। टॉर्च जला हम उस खंडहर की तरफ चलने लगे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट भी खौफ को बढ़ा रही थी। कुछ ही देर में हम उस खंडहर कब्रिस्तान के गेट के सामने आ खड़े हुए। अक्षय गेट खोलने लगता है। खंडहर कब्रिस्तान का वो लोहे का गेट खड़खड़ाते हुए खुल जाता है। हमें इस खंडहर कब्रिस्तान को पार कर ही उस पुराने घर की तरफ जाना था। खंडहर कब्रिस्तान को पार करते हुए हम उस घर के सामने आ खड़े हुए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस घर में दाखिल होने लगे, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और बिन मौसम बरसात चालू हो गई। हम भागकर उस घर के छज्जे के नीचे आ खड़े हुए। अक्षय ने जैसे ही उस घर के दरवाजे पर जंग लगा ताला हटाया, उसे जोर का झटका लगा और वो हवा में उछलकर बाहर जमीन पर जा गिरा। मैं भागकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। अक्षय का हाथ सुन्न पड़ गया था। अक्षय दोबारा उठ खड़ा हुआ और हम हिम्मत जुटा उस घर में दाखिल हो गए। आगे क्या होगा ये सोचकर मारे डर के हमारे पसीने छूट रहे थे। घर के अंदर का सन्नाटा खौफ दिला रहा था। पास रखी वहीं टूटी चारपाई और उस पर बंधा कपड़े का चिढ़ड़ा देख वहीं पुरानी घटना याद आ जाती है, जिसका जिक्र एक बार अक्षय ने किया था। हम चारों तरफ उस घर में घूमने लगे। तभी हमें लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा हमें ताक रहा था। अक्षय ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की तो हमारे होश उड़ गए। खून सूख कर जम गया। हमारे सामने वहीं काला भयानक साया सामने आ खड़ा हुआ। उस साए की लाल बड़ी भयानक आंखें हमें लगातार घूर रही थीं। उसकी गर्म सांसें हमारे चेहरे को छू कर जा रही थी। अक्षय और मैं डर कर जम गए थे। डर ने जैसे कब्जा जमा लिया हो। वो डरावना साया चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। मेरे हाथ पैर डर से कांप रहे थे। खून मानो बहती रगों में जम गया हो। वो चक्कर लगाता साया एकदम अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। डर के मारे हमारी घिघी बंद गई थी। डर के मारे मैं आंखें बंद करना चाहती थी मगर कर नहीं पा रही थी। हमारी आंखें दहशत से फटी हुई थी। शरीर कौप रहा था। दिमाग सुन्न पड़ गया था और शरीर जड़ हो गया था।
वो साया बिल्कुल सामने खड़ा था। अक्षय का चेहरा मारे डर के सफेद पड़ गया था। दहशत किसे कहते हैं वो हमारी आंखों में साफ नजर आ रही थी। वो साया हमारे शरीर के आर पार जा फिर से सामने खड़ा हो गया। घबराहट और खौफ हम पर हावी होने लगा था। अक्षय और मैंने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो साया बिल्कुल हमारे चेहरे के सामने आकर खड़ा हो गया और एक ही झटके में वो अक्षय को हवा में खींचता हुआ गायब हो गया। अक्षय की चीखें सन्नाटे के चिरते हुए गायब हो गई। वो साया अक्षय को लेकर अंधेरे में समा गया। मैं वहां खड़ी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं अक्षय को ढूंढने लगी। टार्च की धीमी रोशनी काले स्याह अंधेरे में रोशनी का एकमात्र सहारा था। टार्च की रोशनी अंधेरे को खत्म कर पाने में नाकाम हो रही थी। उस पुराने घर में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां अक्षय को ढूंढना है। मैं पुकारते हुए अक्षय को ढूंढने लगी। मैं अक्षय को ढूंढते ढूंढते उस पुराने घर के पिछले हिस्से की तरफ आ पहुंची। काला अंधेरा छाया हुआ था, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। टार्च की मध्यम रोशनी में चारों तरफ फैली सुनसानियत और हवा से हिलते हुए पेड़ पौधे खौफ दिला रहे थे। सन्नाटा ऐसा कि खुद की धड़कनें दिल दहला रही थी। फिर भी ढूंढना जारी रखा। अक्षय का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा नजर आया। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन शायद मिट्टी और कचरे की वजह से जाम हो गया था। धक्का लगाने पर एक ही झटके में वो लकड़ी का दरवाजा खुल गया। मैंने अधरमजा टॉर्च घुमाकर देखा। अदन्र कुछ दूरी पर टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। अदन्र घुप अंधेरा था। मैं एक एक कर सीढ़ियां उतरने लगी। टार्च की रोशनी में वो जगह साफ नजर नहीं आ रही थी। देखने में वो एक कोठरी लग रही थी जिसमें टूटा फूटा पुराना सामान रखा हुआ था। तभी वहां किसी के होने की आवाज सुनाई पड़ी। टॉर्च की रोशनी से देखने पर मुझे कोई औंधे मुंह लेटा नजर आया। मैंने हिम्मत कर उसे पलटने की कोशिश की तो देखा वो अक्षय था, जो बदहवास सा पड़ा हुआ था। अक्षय, तुम ठीक हो? अक्षय को सहारा देते हुए बैठाने की कोशिश करने लगी। अक्षय ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं, बस सर घूम रहा है। अक्षय सर को पकड़ खड़ा होने लगता है। तभी अक्षय ठोकर खा गिरते गिरते संभल जाता है। अक्षय मेरे हाथ से टॉर्च पकड़ उसकी रोशनी में देखने की कोशिश करता है कि उसके पैर किसी चीज से टकरा जाते हैं। वहां एक कंकाल था जो अक्षय के पैर से टकराया था। हम उस कंकाल को देख डर गए और तुरंत वहां से निकल बाहर आ गए। अक्षय और मैं भागकर उस घर से दूर निकलकर कर खंडहर कब्रिस्तान की तरफ निकल आए। आखिर कौन है ये साया? चाहता क्या है? कैसे इसका पता चलेगा? यही सवाल हमारे जहन में उठ रहे थे। भागते हुए हम खंडहर कब्रिस्तान में आ चुके थे। अचानक में अंधेरे में किसी पत्थर से टकरा जमीन पर गिर पड़ी। मैंने गौर किया कि ये वही कब्र का पत्थर है जो हमेशा से दिखता आ रहा था। मैंने कहा, अक्षय, हमें ये जगह पर खोदना चाहिए। यहाँ जरूर कुछ है, कोई तो राज है। जैसे ही हमने उस पत्थर को सरकाया, तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। मौसम में एकदम से बदलाव आ गया। काले बादल घिरने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी। हम हिम्मत कर मिट्टी खोदने लगे। बारिश की वजह से मिट्टी नम पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से अक्षय आसानी से मिट्टी खोद पा रहा था। कुछ ही फीट मिट्टी खोदने पर अक्षय के हाथ कुछ लगा। हमने टॉर्च की रोशनी कर देखा तो एक टूटी पाजेब थी। पाजेब एक तरफ रख फिर से वो मिट्टी से मिट्टी खोदने लगता है। खोदते खोदते काफी समय हो चुका था। तभी अक्षय घबराकर एकदम उठ गया। टॉर्च की रोशनी कर उसे ध्यान से देखा तो वहां एक और कंकाल था। वहां उस मिट्टी में सना एक और कंकाल था। हम वहां से भाग खड़े हुए। खंडहर कब्रिस्तान से भागकर बाहर की तरफ निकलने के लिए भागने लगे। भागते हुए हम बाहर सड़क की तरफ आ गए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हम वहां से निकल ही रहे थे कि हमें किसी की आवाज कान में घुसी। कहाँ जा रहे हो? हम चौंक गए और वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। हमें कोई नजर नहीं आया। हम फिर चलने लगे। आवाज फिर से आई। मैंने कहा, अपना कार्य अधूरा छोड़ कहाँ जा रहे हो? अक्षय और मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक इंसान वहां खड़ा था जिसने अपने तन पर भस्म रगड़ रखी थी। बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में खप्पर। पहले तो उस इंसान को देख घबरा गए। ऐसा रूप हमने पहले कभी न देखा था। वस्त्र के नाम पर सिर्फ उसने शरीर पर भस्म का आवरण चढ़ा रखा था।
वो हमसे बोला, वो पायल इस खप्पर में डाल दो। इससे पहले हम कोई सवाल पूछते, वो हमें टूटी हुई पाजेब उस खप्पर में डालने को बोलते हैं। ताज्जुब की बात यह थी कि इन्हें कैसे पता कि वो पाजेब मेरे पास ही है। मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन हमने उनकी बात मानते हुए उस पाजेब को उस खप्पर में डाल दिया। वो आंखें बंद कर उस खप्पर को दोनों हाथ में पकड़ कुछ बुदबुदाने लगते हैं। कुछ पल उनके चेहरे पर शांति छाई रहती है, फिर अचानक बोल पड़ते हैं। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। हमने जिज्ञासावश उनमें पूछना चाहा, किसका? आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ देर मौन रहते हुए वो कहने लगते हैं, जिसकी ये पाजेब है उसी का वो कंकाल है। अक्षय उस भस्म पहने इंसान से सवाल करता है, हमें यहां एक दूसरा कंकाल भी मिला था, उसका क्या रहस्य है? उसने जवाब दिया, यहां एक नहीं 2 रूहें भटक रही है, एक औरत और एक मर्द। ये रूहें बहुत जिद्दी है, बदले की आग में तड़प रही है, लेकिन ये जिन्हें मारना चाहती है वो कई बरस पहले ही मर चुके हैं। ये इस दुनिया में रह गई क्योंकि इनका बदला पूरा नहीं हुआ। ये भटक रही है। ये रूहें समय के साथ काफी बलशाली और खतरनाक हो चुकी है। इन्हें मुक्त करना होगा। हमने उनसे पूछा, लेकिन बाबा ये साए है किसके? इनका हमारे से क्या संबंध? इनकी मौत का कारण हम तो नहीं, फिर ये हमें क्यों परेशान करती है? इनकी मौत कैसे हुई और आप सबको यह सब कैसे पता? आप कौन हैं? उस बाबा ने जवाब दिया, मैं एक अघोरी हूं, महाकाल का उपासक। नियति ने तुम्हें चुना है इस खेल के लिए। मैं तो सिर्फ सहायक हूं, तुम्हारी सहायता के लिए यहां भेजा गया हूं। अपनी दिव्य शक्ति से मैं इस दुनिया के कई अजीब खेलों को देख सकता हूं जो एक साधारण मानव नहीं देख सकता। अक्षय बाबा से सवाल करता है, बाबा इनकी मौत किस तरह हुई जो इन्हें भटकना पड़ रहा है और वो बच्चे के रोने की आवाजें यहां आती है? हमने खुद अपने कानों से सुनी है। उसका क्या रहस्य है? बाबा सर पर खप्पर रख ध्यान मग्न होते हुए बीती घटना बताना शुरू करते हैं। इनकी निर्मम तरीके से हत्याएं की गई थी। मिट्टी में जो कंकाल मिला वे एक स्त्री थी जिसके साथ कुछ लोग दुष्कर्म करना चाहते थे। जब वे कामयाब न हो पाए तो उन्होंने इसे मारकर खंडहर कब्रिस्तान में गाड़ दिया। बचाव में इसका पति भी मारा गया और इसे उन हत्यारों ने उस कोठरी में डाल दिया। वो दूसरा कंकाल उसी आदमी का है। वो बच्चा इन्हीं का था जिसे इन हत्यारों ने नहीं छोड़ा। उसे जिंदा उस कोठरी में उसके पिता के मृत शरीर के साथ छोड़ दिया। उसका कंकाल उसी कोठरी में ही मिलेगा। संकट बहुत बड़ा है। तुम दोनों उस कंकाल को लेकर उस कोठरी में पड़े कंकाल के पास ले जाओ। मेरे मंत्र इन बिगड़ी हुई आत्माओं को रोकने का काम करेंगे। मंत्रों से मैं उसे कुछ समय के लिए बांध पाऊंगा। तुम्हें उसी वक्त समय ना गंवाते हुए उन कंकालों को एक करना है। मतलब तुम्हें उसी वक्त उन कंकालों को उस कोठरी में पहुंचाना होगा। उस अघोरी बाबा के कहा अनुसार हमने उनसे कहा कि आप मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। हम इस मुसीबत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इन कंकालों को एक जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ने जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू करना चालू किया तो अक्षय तेजी से उस कब्र को और गहराई से खोदने लगा ताकि आसानी से उस कंकाल को उस कब्र में से बाहर निकाला जा सके। लगभग 10-15 मिनट की मशक्कत के बाद अक्षय ने उस कब्र के ऊपर से पूरी मिट्टी निकाल दी। मैं उसकी मदद करने के लिए आगे आई और हम कंकाल को बाहर निकालने लगे। लेकिन बाहर निकालते समय हमसे जल्दबाजी में कई गलतियां हो गई। उस कंकाल के कई टुकड़े हो चुके थे। क्योंकि वो काफी पुराना कंकाल हो चुका था तो हमने उस कब्र में से चुग चुग कर उस कंकाल को बाहर निकाला और एक जगह इकट्ठा किया। हमने वहां पर पास ही में पड़े एक पुराने और गंदे से कपड़े को उठाया। कपड़े को वहां बिछाकर उसमें कंकाल के सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और तेजी से उस कपड़े को उठाकर उन बाकी कंकालों की ओर चल पड़े। इस पूरे कार्य के दौरान वो साया हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अघोरी बाबा अपने मंत्रों से उसको अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन जैसा कि उस बाबा ने कहा था कि वो केवल कुछ ही समय तक उसको अपने मंत्रों के द्वारा बांध कर रखेंगे, इसलिए हमें ये कार्य तेजी से निपटाना होगा। अक्षय उस कंकाल के टुकड़ों को उन बाकी कंकाल के पास रख चुका था। वही अघोरी बाबा भी अब मंत्र जापना बंद कर चुके थे।
जैसे ही उस अघोरी बाबा ने उन मंत्रों का जाप करना बंद किया तो दोबारा से वहां एक भयानक आवाज आनी शुरू हो गई। एक गर्म हवा का झोंका मेरे मुंह से होकर निकल गया। मुझे फिर से उस साए के अपने आसपास होने का एहसास हुआ। वो साया अब बहुत क्रोधित लग रहा था। मैं अक्षय से लिपट कर खड़ी हो गई थी। वही वो अघोरी बाबा भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी, धूल का गुब्बारा उठ रहा था। तभी जोर से मेरे और अक्षय को पीछे से धक्का लगा। हम सीधे जाकर औंधे मुंह मिट्टी में गिर पड़े। अब वो साया एकदम हमारे सामने खड़ा था और हम नीचे जमीन पर पड़े थे। वो साया भयंकर गुस्से में था। उसकी आंखें अंगारों के जैसे जल रही थी और वो अक्षय को घसीटता हुआ उस कब्रिस्तान की ओर ले जाता है। मुझे अंधेरे में चारों ओर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं भयंकर चीख से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ, अक्षय तुम कहां हो? लेकिन मुझे चारों ओर धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे उन अघोरी बाबा की आवाज सुनाई देती है, बेटा तुम घबराओ मत, जब तक मैं यहां पर हूं वो साया तुम्हारे दोस्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन कंकालों को एक जगह पर डालकर उसका आधा काम तो तुमने तमाम कर दिया है। अब बहुत जल्द वो खत्म होने वाला है। तभी वो अघोरी बाबा मेरे सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे रहो। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगती हूँ। हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन तीनों कंकालों को एक जगह पर रखा था। वो इन तीनों कंकालों की कोठरी के सामने खड़े हो जाते हैं और वहां कुछ एक बड़ा सा घेरा बना देते हैं। फिर वो अपने बैग में से कुछ निकालकर उस घेरे में रख देते हैं। वो अघोरी बाबा उसके बाद अपनी जटाओं को नीचे करके उनको जोर जोर से हिलाने लगते हैं, जैसे उनमें से कुछ नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हों। उस अघोरी बाबा का यह रूप देखकर मैं और भी ज्यादा डर जाती हूँ। मेरा दिल दहलने लग जाता है। इधर मुझे दूसरी तरफ अक्षय का कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर है। कहीं उसके साथ उस साए ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। करीब 5 मिनट के बाद वह बाबा उन कंकालों के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगते हैं और तभी उन कंकालों में आग लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही उनमें आग लगना शुरू होती है तो बहुत भयानक आवाज से वह पूरा कब्रिस्तान गूंजने लगता है। उस बच्चे की रोने की आवाज भी आने लगती है। तभी मैं देखती हूँ कि उस आग के अंदर वो साया चीखता हुआ दिखाई दे रहा था। करीब 5 मिनट तक वो साया बुरी तरह चीखता रहता है। फिर धीरे धीरे वो आवाज धीमी होती जाती है और उसके बच्चे के रोने की आवाज भी शांत हो जाती है और वो आग भी बुझने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो आग पूरी तरह गायब हो जाती है। वहां पर कोई राख भी नजर नहीं आती है। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखती हूँ तो एक शांति सी महसूस होती है। अब न तो कोई घना अंधेरा दिखाई दे रहा था, न कोई धुंध दिखाई दे रही थी, ना ही मुझे उसे साए के होने का महसूस हो रहा था। पूरा वातावरण एकदम शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और कमाल की बात तो ये है कि मुझे वहां पर वो अघोरी बाबा भी नजर नहीं आते हैं। मैं तुरंत ही अक्षय को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती हूँ। कब्रिस्तान के पीछे घास के ऊपर मुझे अक्षय अचेत पड़ा हुआ मिलता है। मैं अक्षय को उठाती हूँ। अक्षय उठो, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। उस साए का अंत हो चुका है। उस अघोरी बाबा ने हमारी जान बचा ली। अब हमें कोई साया कभी परेशान नहीं करेगा। अक्षय आंखों को मसलता हुआ उठता है। मैं उससे लिपटकर चिपक जाती हूँ। थोड़ी देर बाद हमें उजाला दिखाई देने लगता है। शायद सुबह होने वाली थी। हम घर पर पहुंचते हैं। अक्षय ने मुझसे कहा कि तुम नहा धो लो और थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद हम अपने कुल गुरुजी के पास जाएंगे। शाम तक हम गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और रात में हमारे साथ जो घटना घटी उनको विस्तार से बताते हैं। तो गुरुजी हमें बताते हैं कि जब तुम यहाँ से चले गए थे उसके बाद हम महादेव का अनुष्ठान करना शुरू कर चुके थे और जो अघोरी बाबा तुम्हें मिले थे वो महादेव जी का ही भेजा हुआ कोई दूत था जो उस शैतानी आत्मा को नष्ट करने के लिए ही तुम्हारी सहायता के लिए आया था। अब उस साए का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो चुका है और वो अब कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। तो आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बड़ी स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको स्टोरी कैसी लगी।
मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस स्टोरी पर क्या विचार है, और आप यह भी बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से यह स्टोरी सुन रहे हैं और कितने सालों से हॉरर स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। मैं देखूं तो सही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हॉरर स्टोरीज के कितने बड़े फैन हैं। बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप वेट करते लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।